शंखनाद आवाज सत्याचा या चॅनलमध्ये परत एकदा आपले मनापासून स्वागत करतो. आजच्या विशेष भागात खरं तर मला जास्त काही बोलण्याची संधी पण नाहीये आणि स्कोप पण नाहीये आणि त्याच्यासाठी कारण पण असंच आहे. आज आमच्याकडे एक दिग्गज पाहुणे आलेले आहेत. आज आमच्या स्टुडिओमध्ये मनोजजी यादव उपस्थित आहे, जे अखंड राष्ट्रवादी पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत. त्यांनी इनोटॉक्स नावाचं एक नवीन प्रॉडक्टची डिस्ट्रीब्युटरशिप घेतलेली आहे आणि लहानपणापासून राजकीय कारकीर्द त्याशिवाय अजमेर मधून ते इलेक्शनही लढलेले आहेत आणि अशा अनेक गोष्टी अनेक राजकीय सामाजिक आणि व्यवसाय क्षेत्रामध्ये त्यांनी आपलं नाव गाजवलेलं आहे. तर आज आपण त्यांच्यासोबत चर्चा करणार आहे, त्यांच्या एका नवीन प्रोडक्ट बद्दल जाणून घेणार आहे आणि आणखीन अशा बऱ्याच गमती जमती त्यांच्यासोबत आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. तर चला आता आजच्या भागाला सुरुवात करूया. नमस्कार मनोज जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है. मनोज जी कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास. आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं और सही में आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आज हमारे दर्शकों से आप बात करेंगे. मुझे एक बात बताइए कि आपका राजकीय अनुभव काफी बड़ा है, मतलब जहां तक हमें पता है आप बचपन से राजकारण में हैं और अभी यूसेम स्मार्ट डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से आपने एक प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है और वो काफी इंटरेस्टिंग है. तो ये कैसे आपको लगा कि ये कुछ ऐसे शुरू करना चाहिए? ये मैं एक्चुअली क्या ना, मेरे को बड़ी खोजबीन की आदत है और थोड़ा सा शुरू से चैरिटी में काम करता हूं, तो मैं हरदम ये सोचता हूं कि लोगों को, अपने आसपास के लोगों को कैसे फायदा हो. फिर इसी तरीके से मेरे को जानवरों का भी बड़ा शौक है. मेरे घर शुरू से ही डॉग्स हैं, तो बड़ा देखभाल करता हूँ. फिर गाय वगैरह ऐसे करके, तो या कोई जानवर रास्ते में मिल गया तो उतर जाता हूँ, उसको देखता हूँ. ये सारी चीजें मेरे में पहले से है, तो मैं सोचता रहता था. तो फिर अचानक मैं सिंगापुर गया और फिर वहां जाके मुझसे एक मुलाकात हुई. तब फिर उन्होंने ये अपने प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताया कि ये हम इनोटॉक्स है. ये इनोटॉक्स जो है बहुत अच्छी है एनिमल्स के लिए, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मिनरल से बनी हुई है. अच्छा, ये नेचुरल प्रोडक्ट. हाँ, तो इसमें मेरा रुचि ज्यादा हो गई कि अरे ये तो फिर, क्योंकि अभी अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में सारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं और जो एनिमल फीड्स आ रहे हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ मेडिसिन से मिला के ऐसे बनाते हैं, पर ये नेचुरल है. तो इस पे मेरी रुचि ज्यादा हुई. फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको हिंदुस्तान में लाऊंगा. और साथ साथ में गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी सुविधाएं अब हो गई हैं. पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो कोई भी चीज बाहर से लाने में आदमी थोड़ा सा खौफ खाता था कि अरे लाना है, प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है. तो वो चीजें अब महसूस होता है कि हम बाहर से ला करके काम कर सकते हैं. एक बात मुझे इसमें पता चली कि हम लोग पेपर में पढ़ते हैं या कई बार कुछ उदाहरण देखते हैं तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि राजकारणी लोग ये पत्थर दिल होते हैं, लेकिन आपने अभी एक बात कह दी, इससे पता चला कि आप बहुत सेंसिटिव किस्म के इंसान है कि आपको जानवरों से, एनिमल से बहुत लगाव है और उनके दुख आपको देखे नहीं जाते. तो मुझे बताइए, जो इनोटॉक्स जो आपने भी बताया कि जिस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ली है आपने, एग्जैक्टली ये वर्क क्या करता है, मतलब किस तरह से हेल्प करता है ये देखिए, एक अपने शरीर में, जानवरों के शरीर में टॉक्सिन्स तो होते ही हैं. तो वो बेड टॉक्सिन भी होते हैं, खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं. तो वो उस तरीके से मैनिपुलेट करते रहते हैं अपने शरीर में. तो एक माइकोटॉक्सिन करके है, तो वो क्या करता है, बहुत डिस्टर्ब कर देता है. और वो डिस्टर्ब ऐसा है कि वो जानवर जो है ना, वो खाना छोड़ देता है, सुस्त हो जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, बट वो कह तो नहीं सकता ना किसी से. तो वो उसकी फीलिंग, अब उसको जो जानवर के साथ में रहता है, जो जानवर को देखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है और उसको समझ में आता है कि यार ये जानवर मेरा पहले कैसा था, अभी कैसा है, उसको समझ में आता है. तो अब जब आदमी सुस्त हो जाए तो नर्वस हो जाता है. जो आदमी टेक केयर करता है जानवर की, उसको बहुत अच्छा लगेगा. तो फिर अचानक देखेगा तो उसको अचानक बिल्कुल एक दिमाग में आएगा ये क्या हो गया. तो ये जो चीज है जानवर के लिए है, तो वो माइकोटॉक्सिन है, वो बिल्कुल जानवर को सुस्त कर देती,
गाय भैंस बकरी ये अपना दूध देना कम कर देती हैं, क्षमता इनकी बहुत होती है, लेकिन ये धीरे 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 उस बीमारी से वो अपने को कमजोर पा करके और वो लीवर में इफेक्ट करता है। और वो माइकोटॉक्सिन होता कैसे है? अब वो ऐसे हो जाता है जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि फंगस वाली चीजें गाय और भैंस जानवर अपने खाते हैं। हाँ। अब हिंदुस्तान ने हमारे कहना नहीं चाहिए, हम सब में ऐसी आदत है अधिकतर लोगों में कि जानवरों का खाना है ना तो इसको निकाल के रख दो, डाल दो। हाँ। लेकिन मेरे को बाहर ये चीज देखने में आई कि बाहर जानवरों को इंसान जैसे खाता है और इंसान को जैसे खिलाते हैं वैसे जानवरों को खिलाते हैं। तो वो चीज हिंदुस्तान में जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब चीजों को जो चीज खराब हो जाती है जिसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है वो हम लोग क्रैश करके उसकी जो चोकर बनाते हैं ना चुनी, जैसे चारा लगाने के बाद में उसको ऊपर से डालते हैं, खली डालते हैं, सरसों के तेल का जो बचता है वो, तो ये सब चीजें बाहर चारा लगाने के बाद में डालते हैं। बट ये वो चीजें होती हैं जो खराब हो जाती है, वेस्टेज हम लोग उनको दे रहे हैं, वेस्टेज हो जाती है, तो वो हम लोग देते हैं। तो देने से अब देखिए हर चीज की, हर आदमी की, हर जानवर की एक वो होती है क्षमता। उस क्षमता को खाने से तब पता चलता है जब वो मायूस हो जाता है कि अब मेरी क्षमता खत्म हो रही है, अब मैं इसको जो है ना मतलब नहीं सरवाइव कर पाऊंगा, वो बिल्कुल नर्वस हो जाता। क्यों? कि अब वो इतना फंगस खा लेता है। हमारे यहां देखा होगा बाहर कचरे ढेर में, उस कचरे को गाय खाती है, जानवर खाता है, बकरी खाती है, जो भी उसके अंदर में था, उसमें चूहे भी होते हैं, उसमें अनेक प्रकार की गंदगी के साथ साथ में अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं, वो हम गायों के पेट में जाते हैं क्योंकि लोग छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद में अपनी जानवरों को ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के तो इसका रिसर्च तो अपने हिंदुस्तान में पिछले 30 साल से चल रहा है, लेकिन वो जो रिसर्च चल रहा है ना मयूर जी, वो रिसर्च जो है जो अपना फंगस है इसको खत्म होना चाहिए। हाँ, इसका रिसर्च चल रहा है, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता क्योंकि अपने यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट, वो भी थोड़ा सा 19-20 है। तो उससे हमारे यहाँ रोटी भी देखो अपने यहाँ फंगस लग जाती, उसको जब हम तोड़ते हैं तो उसमें लासे तार बन जाते हैं ना, वो सब लोग जानवरों को खिला देते हैं ना। तो ये एटमॉस्फेयर है उसका भी थोड़ा, लेकिन ये जो कंपनी है इनोटॉक्स, इन्होंने ये पिछले 17 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इनका यूएस में भी माल जा रहा है, इनका रशिया में भी जा रहा है, चाइना में जा रहा है, जर्मनी में भी जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी जा रहा है। ये पिछले 17 साल से ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने एक ही चीज किया, इसने उस जो फंगस है उसको ना देखते हुए, वो तो फंगस रहेगा ही, ठीक है ना, उसको हम लोग टाल नहीं सकते। हाँ, टाल नहीं सकते। हाँ। इसने उस पर रिसर्च करके इसने क्या किया, उस फंगस को ना देखा, इसने जानवर को देखा। अच्छा, कि अगर जानवर को हम ऐसी चीज दे दें कि वो इफेक्ट ही ना करे, जैसे अभी अपन वैक्सीन लगा लेते हैं, है ना। तो ये जो कंपनी ने इनोटॉक्स जो बनाया, ये ऐसा बनाया है कि अगर हम इनोटॉक्स खाते हैं, डालते हैं, तो फंगस इफेक्ट नहीं करेगा, और जब फंगस इफेक्ट नहीं करेगा, जानवर हमारा स्वस्थ रहेगा, तो वो दूध भी ज्यादा देगा, जो मुर्गी है वो हेल्दी होगी, उसका वजन भी बढ़ा रहेगा, वो पतली दुबली नहीं रहेगी, जानवर खेलेगा खाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो 10 लीटर दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है, तो धीरे धीरे दूध की क्षमता कम हो जाती है। तो अब जब ये इनोटेक्स हम खिलाएंगे तो उसकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, उसकी, अब यूं समझो कि ये उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। हाँ, जो खाएगा उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, तो वो स्वस्थ महसूस होने लगता है। तो उसका जो बैड इफेक्ट है, जो वो माइकोटॉक्सिन का, वो होता नहीं है, फंगस खाने से भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये वो काम करता है। अब उस काम में अब ये समझ लीजिए कि जानवर को भी फायदा हो गया। अब इसकी क्वांटिटी आपको हैरान हो जाएंगे आप। हाँ, मतलब मैं वही सोच रहा था कि
फिर ये बहुत सारे क्वांटिटी में लगेगा कि कैसे? हाँ इसकी क्वांटिटी में आप हैरान हो जाएंगे। ये मात्र 1000 केजी में, हाँ 1000 केजी में ये सिर्फ 1 केजी डाला जाता है। अच्छा, मतलब 1000 किलो जो उनका खाद्य है उसमें ये 1 किलो का पाउडर Yes. मिक्स करना है। 1 किलो का। तो अब ये बताइए कि ये कितना स्ट्रांग होगा ये। एग्जैक्टली मतलब इसकी शुद्धता देखिए आप कि इतना स्ट्रांग होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक ए साल्ट। साल्ट हम लोग खाते हैं, हाँ, थोड़ा सा सॉल्ट डालो तो, अगर वो नहीं डालेंगे तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ज्यादा डालेंगे तो बिगड़ जाएगा, कम डालेंगे तो Yes. कुछ तो ये अब जैसे एक गाय है या भैंस है, कोई भी है, 10 किलो चारा खाता है। हाँ। 10 किलो में 10 ग्राम, बराबर बराबर, बहुत ही कम क्वांटिटी है। हाँ हाँ 10 ग्राम। सही। मतलब खर्चा इसका देखा जाए तो जानवर का खर्चा आप क्योंकि हम लोग तो यादव है ना, हमारा तो खानदानी काम है, तो हमको तो जानवर अगर सुस्त रहे ना तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हमको मतलब ऐसा महसूस होता है कि आज मेरी तबीयत खराब है। सही है। ये तो हमारे ब्लड में है, गाय भैंस का ये सब काम जो है हमारे ब्लड में है। तो इससे मतलब ऐसा महसूस हो। तो अब इसको आप समझिए कि जैसे हमने डाला, अब एक उदाहरण के तौर पे 10 लीटर दूध आप निकालते हैं, ठीक है? तो जो 10 लीटर दूध आप निकालते हैं तो 10 लीटर 50 रुपए के हिसाब से 500 रुपए का दूध हो गया आपका। अब 500 रुपए में आप जानते हैं 300 रुपए का तो उसको चारा ही खिला देते हैं। सही है, हाँ, 300 रुपए का तो चारा ही खिला देते हैं, तो 200 रुपए तो बचे आपके। सीधी सी बात है। लेकिन अगर इनोटॉक्स हम डालते हैं, तो ये आप 10 ग्राम डाल रहे हैं तो आप ये 5 लीटर दूध आपका बढ़ेगा, डबल हो जाएगा वो। अब वो कैसे पड़ता है? वो तो इसका तो हम लोग ने एमआरपी जो है 1200 रुपए का रखा है। ओके, 1200 रुपए में आप डिवाइड कर दीजिए 30 दिन का, ये 1 केजी जो है पूरा 1 महीना चलता है। तो किसान का 40 रुपए खर्चा हुआ पर डे 40 रुपए। 40 रुपए खर्चा, 40 रुपए में अगर 5 लीटर दूध बढ़ रहा है आपको तो क्या बुराई है? आप 50 रुपए में तो बेच ही रहे ना, तो 200 रुपए का मार्जिन आपका बढ़ गया। मतलब इसमें ऐसा है कि उनका व्यक्तिगत लाभ तो होगा ही, साथ में उस एनिमल की लाइफ। सबसे बड़ी बात तो वो जो मुक्का जानवर है मयूर जी, उसको जो तसल्ली मिलेगी ना, ये तो हमको कष्ट होता है, हमको मालूम है। अब उसको कष्ट होता होगा तो वो भी जानता ही होगा ना, तभी तो खाना छोड़ देता है वो। और ये तो मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि राष्ट्र विकास के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जानवर की क्वालिटी, जानवर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, साथ में वो जो प्रोडक्ट दे रहा है उसकी भी क्वालिटी बढ़ रही है, तो नेचुरली वो अपने हेल्थ पे भी असर करने वाला है जी। 100%। और ये आप भी अगर मुंह में रखेंगे ना तो कोई पॉइजन, कोई कुछ नहीं है, नेचुरल ये प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट है। और ये जैसे कि आपने कहा, ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट है कहाँ से? ये स्पेन का प्रोडक्ट है और ये वहाँ कई सालों से चल रहा है, 17 साल से चल रहा है। टेस्टेड है मतलब। 17 साल चल रहा है, सारे सर्टिफिकेट से मिले हुए हैं, हर स्टेट के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। के लिए आपको कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ी मतलब? हमें अब मैं आपको क्या बोलूं, लोग अभी वो बात कहूंगा तो, क्योंकि मैं तो पॉलिटिशियन आदमी हूं, लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया, मोदी भक्त है ना। बट मोदी भक्त नहीं है। अभी जो पॉलिसी चल रही है ना मयूर जी, वो इतनी अच्छी चल रही है। पहले हमको बहुत समस्या होती थी इंपोर्ट करने में। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी जो मैंने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो कराए हैं ना, फटाफट ऑनलाइन सब हो रहा है। क्योंकि वही मैं देखा कि आजकल तो आप देखिए ना, हम कहां चले गए और कहां थे पहले। बहुत दिक्कत, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी अपना काम किया, उसको जो सुविधाएं मिली थी उसने उस पर काम किया। लेकिन आज जो हम सुविधाएं हैं, बट उसने जो काम किया कैसा, 100% सुविधा थी उस समय की, तो उसने 50% काम किया। अब मोदी जी का कैसा है, गडकरी जी का कैसा है, ये सब लोग कैसे हैं, ये लोग को 100% सुविधा है तो ये 110% काम करने की कोशिश करते हैं। अब मतलब देखिए ना, यही हो रहा है। सही। तो ये प्रोडक्ट जैसे आपने पूरे भारत की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने भी ली है, और हमको बहुत बताने में खुशी हो रही है। भारत के लिए है, एशिया पैसिफिक की है। मैं यहाँ पे प्लान डालूंगा, मेक इन इंडिया के तहत बनाऊंगा। क्या बात है। और उनका फार्मूला ला करके अभी उन्होंने मुझे बोला 5 साल आपको चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ प्लान डालूंगा, मेक इन इंडिया के तहत बनाऊंगा, और बनाने के बाद में यहां से मैं एक्सपोर्ट करूंगा।
पूरे ये कंट्री सब- में, ये एशिया सब पैसिफिक का मुझे बनाया है उन्होंने। ये सब हमारे विदर्भ से होने वाला है। ये सब हमारे 101% विदर्भ से, क्योंकि मैं पैदा ही विदर्भ में हुआ हूं। क्या बात है, मतलब यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदलेगी। विदर्भ के लिए आपके विदर्भ को लेके क्या प्लान है आपके इस प्रोडक्ट से लेके? अब मैं थोड़ी सी चीज लाया हूं जो मैं खुद स्वयं कर सकता हूं, इसमें आपको इम्प्लीमेंट दिखेगा। ये मैं इसीलिए लाया हूं कि ये विदर्भ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने दिल्ली में क्यों नहीं इसका ऑफिस बनाया, क्योंकि गुड़गांव में तो बहुत कुछ है, बड़े बड़े कंटेनर शिप्स, बड़ी बड़ी कंपनियां गुड़गांव में है ना। बट एक बात आपको बताऊं, हमारा जो विदर्भ है ना, ये विदर्भ हमारा हिंदुस्तान का एक केंद्र है, ये हिंदुस्तान का एक सेंटर है। तो अब जब हिंदुस्तान का सेंटर है तो उसका बेनिफिट्स हमें उठाना चाहिए। यहां से मैं पूरे 28-29 जो अपने प्रदेश हैं, यहां से अगर मैं माल भेजूंगा तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये केंद्रित है, ये सेंटर में है। सही है। और अगर दिल्ली से मैं भेजूंगा, हैदराबाद, केरला, साउथ में अगर मैं घुसूंगा तो मेरा फेयर बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं यहां से पूरी जगह काम कर सकता हूं बैठ करके। मतलब इतना आसान है ट्रांसपोर्ट में, इतना आसान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आजकल सबसे ज्यादा मेहनत लगती है लेबर में, ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन, गडकरी साहब को भी मैं भी सुन रहा था, अब उन्होंने, अब देखिए अपन लोग कोई भी बनाते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा लगता है। गडकरी साहब ये कह रहे थे कि अगर हम अमरावती में अगर कोई चीज बना रहे हैं, अमरावती में कोई चीज उत्पन्न हो रही है, अगर वहीं पे बना रहे हैं, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम वहीं से क्यों ना इंपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट कर दें। तो वो अगर वो तो क्यों कर रहे हैं, वो बोले ट्रांसपोर्टेशन में हमारा ज्यादा खर्चा लगता है। तो ये हमारा जो पोटेंशियल विदर्भ, हमारा बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मतलब हम कल्पना अगर करें ना इसकी, थोड़ी सी भी अगर कल्पना करें, तो महाराष्ट्र का जो रेवेन्यू 5 लाख करोड़ का है, इसमें हम 3 लाख करोड़ खुद बना करके दे सकते। हमारा कंट्रीब्यूशन, यस, 3 लाख करोड़ विदर्भ का, मतलब है तो हमारे 11 जिले, लेकिन ये दूसरा जो है आपको सिंगापुर बन जाएगा। सिंगापुर कितना छोटा है, सही है ना। काफी इसी तरीके से विदर्भ हमारा बहुत छोटा है, लेकिन है तो 11 जिले, लेकिन 11 जिले में ये सिंगापुर बनकर के साबित हो जाएगा। आप देखिए इसको। आपके पास कोई पायलट प्रोजेक्ट शायद रेडी है इस बारे में? देखिए मेरे पास तो मेरी सबसे एक आदत, आप गंदी बोलिए या अच्छी बोलिए, कोई भी काम मैं करता हूं ना, तो जो मेरे रीच में होता वो करता हूं। तो ये जो मैं प्रोडक्ट लाया हूं ना, ये प्रोडक्ट वो 5 साल तो उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन आपको मैं यकीन बनाता हूं, दोबारा फिर आपके साथ इंटरव्यू में बैठूंगा, वो मेरे को बोलेंगे कि 1 साल बाद, क्योंकि मैं इतना माल बेच दूंगा ना, इतना सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। मैं विदर्भ में ये प्रोजेक्ट लगा दूंगा, ये मेरा पायलट प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी सब मशीनें सब लाना है हमको, यहाँ पे लगाना। दूसरा, इंडस्ट्री की सुविधाएं यहाँ पे बहुत अच्छी है। मिहान में ये है, मिहान इतना बढ़िया है, जिस दिन मिहान अपना चालू हो गया ना, ये आप देखिएगा, मतलब मैं बता रहा हूं ना आपको कि हम लोग सीधा फ्लाई करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जीडीपी में हमारा इतना बड़ा रोल हो जाएगा ना, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि हमारा वेगड़ा विदर्भ पाइए। आपने विदर्भ के लिए भी शायद काफी आंदोलन और हाँ, मैंने विदर्भ के लिए भी आंदोलन किया, बनवारीलाल पुरोहित जी के साथ में, जामवंतराव दोटे जी के साथ में, और खुद में भी विदर्भ के लिए अपने हिसाब से जैसे जैसे पोर्टफोलियो में रहा वैसे वैसे मैं करता रहा। दिल्ली में ज्यादा रहना होता था, उसमें करता था। तो ये सारी चीजें मैंने विदर्भ के लिए एक सोच रखा है कि जब मैं सक्षम होऊंगा, अभी मैं सक्षम, अभी मेरे पास ये जो प्रोजेक्ट है और ये मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, ये दोनों मेरा एक मतलब बहुत बड़ा काम करेगा विदर्भ के लिए। मतलब अभी आपको एक आश्चर्य होगा, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैंने क्या किया, डीलर को बीच से हटा दिया। मैंने डीलर को बीच से हटा दिया, मेरे को डीलर नहीं चाहिए। डीलर मुझे 25 लाख रुपए दे रहा है,
एक जिले का। अब मेरे को 25-25 लाख रुपए लूंगा तो मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे ना। लेकिन वो मैंने वो स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने बोला कि नहीं, मैं अपना आदमी सैलरी पे मैं जिले में रखूंगा। जैसे एक अमरावती जिला हुआ, वर्धा जिला हुआ, गढ़चिरौली, ऐसे हर जिले में तो 11 आदमी मैं अपॉइंट करूंगा वहां पे। ठीक है, वो 11 आदमी जब मैं अपॉइंट करूंगा तो उनको मैं बोलूंगा कि आप तालुका में जाइए। अब एक तो मेरा जिले में जो आदमी नागपुर भाग रहा था, मुंबई भाग रहा था, दिल्ली भाग रहा था, तो सब रुक जाएंगे, क्योंकि उनको सैलरी मैं इतनी अच्छी दे रहा हूं, उनको इतने अच्छे इंसेंटिव दे रहा हूं कि वो वहीं पे काम करेंगे, नहीं जाएंगे वो छोड़ के। उनको लाखों रुपए आ रहे हैं। अब जो तालुका में है उनको मैं मार्जिन कितना दे रहा हूं पता? उनको 300 रुपए का मार्जिन दे रहा हूं। अच्छा, तालुका में। अब मुझे बताइए, एक तालुका में अगर मैं किसी भी पढ़े लिखे लड़के को या पढ़ी लिखी लड़की को या कोई मैडम है, महिलाओं को, जेंट्स को, जो अच्छे परिवार से, जो इन जानवरों को एग्रीकल्चर में जो समझता है, अगर मैं उसको रखता हूं और उसको 300 रुपए की मार्जिन मिलती है और वो कुछ भी नहीं करेगा मयूर जी, अगर वो 3 किलो माल बेचेगा एक दिन में तो 900 रुपए उसको मिलते हैं। 27,000 रुपए महीना उसका होता है कि नहीं होता है? और गांव में 27,000 बहुत होता है। बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो हर गांव में गाय भैंस है। उसके अलावा मैं जो है जिले में मैंने वेटनरी डॉक्टर रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वर्धा जिला है, अमरावती जिला है, 14 तालुका हैं, तो 7 तालुका करके मैं फ्री में कैंप लगाऊंगा जानवरों के लिए, किसानों के लिए। वो उसको चेकअप करेंगे। मतलब अरे उनकी अब क्या है जीवन में, 57 साल के तो हो ही गए हैं, दुआ मिलती है। सही है, बहुत बड़ा काम। अगर वो हेल्दी रहेंगे, रोजगार मिल रहा है। अब समझ लीजिए कि 14 तालुका है, 14 आदमी को रोजगार दिया, ठीक है। फिर उसके साथ में लोग जो उनके हैं, वो लोग जितने भी जानवर हैं उनके लिए सुविधाएं हो गई। मतलब मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं की है कि जिससे मेरे को कोई ये बोले कि नहीं यार इसमें ऐसा है, ये है, वो है, साइड इफेक्ट। जैसे हाँ, साइड इफेक्ट बातों का हो, साइड इफेक्ट टीका टिप्पणी करते हैं ना लोग कि ऐसे, किस्सों कोई चीज मैंने ऐसी छोड़ी नहीं है। टॉप टू बॉटम मैंने ऐसा सजाया है इसको, इसमें कोई बिजनेसमैन नहीं। मैं अपना सैलरी दूंगा, मैं उनको दे रहा हूं और उनको दे करके उनको माल दे रहा हूं। तो ये मेरा एक बड़ा कंसेप्ट क्लियर है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा वो नहीं है। उनको 1 लाख रुपए उनसे ले रहा हूं, 1,10,000 का माल दे रहा हूं। आज अपने आप बताइए, आपका बेटा है, आपके बेटे से कोई बोलेगा ये धंधा है, ऐसा बिजनेस है, तो वो आपके पास आएगा सुन करके, बोलेगा पापा अब 10 लाख रुपए से नीचे तो कोई बिजनेस चालू नहीं होता। सही है। होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप बोलेंगे बेटा मैं तो यार नौकरी करता हूं या गांव में रहता हूं, अभी तो ऐसे 10 लाख रुपए मैं कहां से ला सकता हूं, ये तो अपने लिए सपना है। अभी अगर वो सुन के आता है कि ऐसा प्रोडक्ट आया है, मुझे बेचना है, उसकी ये वायबिलिटी है, ऐसा है, तो पापा मुझे 1 लाख रुपए देंगे? तो आप क्वेश्चन जरूर उससे करेंगे, उससे जरूर पूछेंगे, और पूछने के बाद 1 लाख रुपए की व्यवस्था तो आप कैसे भी कर सकते हैं। घर में ले लिया 25,000 इधर, 30,000, 5,000 ऐसे करके कि मेरा बेटा मतलब एक बिजनेस चालू कर रहा है, अच्छा और हाँ बिजनेस चालू कर रहा, तो ये एक आगे कर जाएगा। बराबर, मतलब उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही है और कोई खास अमाउंट भी उसको खास अमाउंट नहीं है। फिर इसके अलावा मैंने बैंक से भी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सुविधाएं चल रही है। मैंने उसको मुद्रा लोन दिलाने के लिए भी मैंने बैंक से बात कर रखा है। अच्छा, हाँ, वो भी सपोर्ट आप उनको वो हम करेंगे, मेरे जिले का आदमी करेगा। अगर वो बोलता नहीं साहब मेरे पास 10,000 रुपए हैं, कोई बात नहीं, तुमको 9,000 रुपए, अब वो बोलेगा अभी मुद्रा लोन में कोई आपको कोई चीज मॉर्गेज नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉक है वो मॉर्गेज करा देंगे। एटलीस्ट वो काम करे, वो नागपुर भाग के नहीं आए, वो मुंबई भाग के नहीं जाए, वो दिल्ली भाग के नहीं जाए, वो ऐसे अराजक तत्व लोगों का शिकार ना हो
जिससे उसका भविष्य खराब हो। मनोज जी जैसे लोगों की सही में हमारे देश को बहुत जरूरत है। और मनोज जी ने एक बात अभी अभी हमें यहाँ पे बताई नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदर्भ आंदोलन में मनोज जी ने लाठी भी खाई हुई है। जी। तो सही में बहुत अभ्यासपूर्ण व्यक्तिमत्व है, किसी भी चीज को पूरी तरह से होमवर्क करके आगे बढ़ने वाले मनोज जी है। और एक बात आपको बता दूं कि 2009 में अजमेर चुनाव, इसमें पार्लियामेंट का जो चुनाव था उसमें मनोज जी लड़े थे। तो मनोज जी इस बारे में हमें कुछ बताइए। ये वाकया ऐसा है कि 2009 में बहन जी ने मुझे टिकट दिया था। मैं समाजवादी पार्टी से जो है बर्खास्त था। अच्छा। हाँ, तो बहन जी ने मुझे जो है वो टिकट दिया था। ठीक है, तो बहन जी ने जब मुझे टिकट दिया तो बोला कि तू कहां से लड़ेगा। तो मैंने कहा मैं कहां से लड़ूंगा, अभी तैयारी नहीं, ये ऐसा वैसा करके सब सारी चीजें। तो नहीं, बोले तुम तैयारी करो। तो मैंने कहा ठीक है, आपका आदेश है, मैं तैयारी करता हूं। तो फिर उन्होंने मुझे अपना राजस्थान से ही, हमारा यादवों का जो गांव है, जिला है ना, वहां से उन्होंने बोला कि तुम वहां से लड़ो। तो मैंने बोला नहीं, फिर मैं अजमेर से लड़ूंगा। तो बहन जी ने बोला कि तेरे को अजमेर में कौन पहचानता है, अजमेर में कौन पहचानता। मैंने कहा पहचानता तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी क्या ना, पहले पहले क्या हुआ था, ठेके हुआ करते थे शराब के, तो बोली लगती थी ना, तो उस समय शराब के ठेके, तो उस समय मेरी दुकानें थी। तो ये हुआ कि मैं जो है ना, कि मैं वहां से लड़ूंगा कि मेरे कुछ पहचान के लोग हैं, नेचुरल बात है, वहीं पे आदमी जाएगा तो वहां पे अपन मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने फिर क्या किया, वहां पे जाकर के चुनाव की तैयारी की। बहन जी बोली ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, तेरे को चुनाव लड़ना है तो तू वहां से लड़। टिकट भी हो गई, बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, लिस्ट आ गई, सब हो गया। फिर मैंने 3 साल से मेहनत की। 2009 का चुनाव था तो 2006 में मैंने मेहनत किया। 2.5 लाख यादव हैं, 4.5 लाख वहां पे दलित थे, और फिर मुस्लिम है 6.5 लाख, और 2900 गांव हैं मेरे कंस्टिट्यूंसी में। तो कम से कम 30 तक लाख की मेरी जो है कंस्टिट्यूंसी है। तो मैंने क्या किया, चुनाव तो लड़ना है, तो फिर मेरी वही पुरानी आदत कि मैं नीचे से ही ऊपर जाता हूं। तो मैंने अपना जो चुनाव लड़ा, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय, अभी तो मैं पूरी मतलब बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी 2014 के बाद में बहुत कुछ चेंजिंग हुआ। तो जब बहुत कुछ चेंजिंग हुआ तो मेरे जैसे नहीं, ऐसे तो कितने लोग बीजेपी में आ गए, और कितने लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, जो कांग्रेस को करते थे, इवन कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं बीजेपी को समर्थन। तो मैं तो एक अदना भरता हूं, मतलब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। तो मैं 2014 के बाद में फिर बीजेपी, तो अब आप ये सानो कि आडवाणी जी की रैली थी, ठीक है, मेरी रैली में, चुनाव में अगर आपको 5 लाख, सॉरी, मतलब 5,000 आदमी, 10,000 आदमी हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। 5,000 मतलब काफी बड़ी होगी। हाँ, आडवाणी जी की रैली थी, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि वो रैली में आडवाणी जी बोले कि मैंने ये, मेरी बहुत बड़ी रैली हो गई, मतलब बहुत बड़े लोग आ गए, मतलब बहुत ज्यादा लोग आ गए, आपको मैं बताऊंगा, तो कम से कम होंगे 20,000 आदमी। 20,000? यस। और वो कैसे हुए, पत्रकार मुझसे पूछता था कि भाई ये आदमी कहां से लाते हो आप। मैंने कहा कोई मशीन थोड़ी है जो मैं बनाता हूं, क्योंकि मैंने उसका सिस्टम ही ऐसा बनाया था। जैसे मैं ये मेडिसिन, ये एडिटिव फूड के बारे में, मैं जैसे अभी मैं तालुका तक देखो पहुंच गया ना, तालुका में मेरे को जानने वाले तो हो ही गए ना। अब जिनका अच्छा होगा तो जानेंगे, जिनका अच्छा नहीं होगा तो नहीं जानेंगे, लेकिन वो चीज अच्छी है तो मैं तालुका में, इसी तरीके से मैं 2900 गांव, हर गांव में मैंने अपना सबसे पहले दौरा करके आदमी बनाया, मेरे चाहने वालों को बनाया, मेरे को मतलब मैं अपनी बात उनको बताता था। क्योंकि देखो मैं क्या ना, मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने मात्र 5 क्लास पढ़ाई की है, ठीक है। फिर मैंने एक एक गांव गया तो मेरे 2900 आदमी इकट्ठा हो गए, नेचुरल बात है, 2900 गांव है तो 2900 आदमी हो गए। तो इस तरीके से मैंने
उनको बुलाया 2900 आदमी को एक बार मीटिंग में, मैंने अपनी बातें उनको बताई, अपना उनको मैंने विचार रखे उनके सामने। ये सब रखने के बाद वो बहुत प्रभावित हुए। तो मैंने उनसे बोला कि अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी आप अपने साथ में एक आदमी लाओगे। कितने? एक आदमी। तो 2900 का डबल मतलब 6000, और मैं अजमेर से लड़ रहा था तो 1000-2000 आदमी तो अजमेर का हो जाता था, है? तो 8000 आदमी की भीड़। अब तुम पत्रकार बोलते थे ये क्या, ये कहां से हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो मेरे अब देखिए, अच्छा मैं किसी आदमी के ऊपर में मयूर जी मैंने कभी भी लोड नहीं डाला कि तुम एक गाड़ी भर के आ जाओ, 10 गाड़ी भर के आ जाओ, बिल्कुल लोड मैंने नहीं डाला। मैंने बोला नहीं, आप अकेले आओगे। अब अकेले आओगे तो मैं बोलता था आप बस की टिकट ले लो। क्या साहब ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे क्यों हमको शर्मिंदा कर रहे हैं? और टिकट ही कितने की, 50 रुपए की टिकट, तो हमने खर्चा नहीं कर सकते आपके लिए? वो ऐसे बोलते थे मेरे को। तो वो आए और साथ में अपने साथ में एक आदमी लेके आए, तो आदमी तो बढ़ गया, 2-3 हजार आदमी, यहाँ का 10-10 हजार आदमी की भीड़। वही पत्रकार परेशान हो जाते थे कि भाई ये क्या लफड़ा है, ये आदमी कहां से आ रहे हैं, और जेन्युइन आदमी होते थे मेरे। फिर जब ऐसा हुआ ना, फिर मैंने, जब वो आदमी आ गए तो मैंने उनसे बोला आप कुछ मत करो, आप जब आओगे, अच्छा भोजन सबको मिलता था, खाना सबको खा, लेकिन किसी आदमी को मैं, जो दलाल घूमते ना कि मेरे पास 10,000 आदमी है, ये आदमी है, वो कर देंगे, हम, मैं किसी को 1 रुपया नहीं देता था। फिर मैंने उनको बोला कि जब आप आओगे तब आप अपनी महिलाओं के साथ में आओगे, मेरी बहनों के साथ में आओगे आप। जब वो आए तो जो 2 आदमी थे ना वो 4 हो गए, क्योंकि अपनी मिसेज के साथ आए, वो 4 टाइम्स हो गए। वो भीड़ मेरे साथ में, और वो सारे आपके प्रभाव से आए थे। हाँ, क्योंकि मैं उनसे बात करता था। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि देख करके कुछ बोला, उनको भाषण दिया, कुछ नहीं, एक्चुअल बोलता था। कि मेरे से लोग, पत्रकार मुझसे पूछते थे, राशा सिंह रावत थे बीजेपी से, वहां से सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो बोले उन्होंने ये नहीं किया, इतना पैसा चला गया। देखिए मैंने कहा इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, और मैं उनका कोई सेक्रेटरी तो हूं नहीं कि पैसा पार्लियामेंट में पैसा उनको मिलता, मतलब जो सांसद का पैसा उनको मिलता था और मैं उनका देख देख करता था। मैं क्या करूंगा वो मैं बताने बैठा हूं, वो क्या करेंगे मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, कोई बात ही नहीं है उसका कि मतलब मैं वो सब बताऊं। तो मैंने अजमेर से चुनाव इसी तरीके से लड़ा, एक एक आदमी को जोड़ करके। एक समय था सचिन पायलट मेरे को खबर भेजे, उनके 2 एमएलए मेरे पास में आए, बोले आपको बुला रहे हैं, भाभी जी बुला रही हैं। मैंने बोला कि अभी तो आ नहीं सकता, क्योंकि रात को मैं 12 बजे आता था, मेरे यहाँ पे फोड़ा निकला था और पट्टी भी होती थी, तो मैं रात को सब प्रचार करके 12 बजे आता था, और यहाँ पे मेरे खून सब बढ़ जाता था ना, तो ड्रेसिंग करने के लिए डॉक्टर रहता था, वो ड्रेसिंग करके तब वो घर जाता था। तो मैं बोला अब नहा के मैं फ्रेश हो गया, मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है, सुबह 6 बजे आऊंगा। फिर मैंने इनकी राजेश पायलट की मिसेज भाभी जी को मैंने बोला कि हम जो है, फिर मायावती ने मुझे बोला इनको समर्थन दे दो, सचिन पायलट को। वो सीट उन्होंने बेच दिया, मतलब क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को 3 साल से मेहनत कर रहा हूं, मेरे को बोला सीट दे दो। तो सचिन पायलट के तो कोई आदमी नहीं थे, दरगाह के सामने मेरे आदमी बहुत थे, सब लोग आए। लेकिन अब जब मैंने बोला कि मैं सचिन पायलट जी को समर्थन देता हूं, तो मीना कागसी पी जोशी, बहुत लोग थे वहां पे जो उनके साथ में थे, मिनिस्टर भी थे, तो ये सब, फारूक अब्दुल्ला जी थे, तो ये सारे लोग थे, और मैंने समर्थन दिया। तो उनको जो है भाभी जी को जान में जान आ गई, और अगर मैं चुनाव लड़ता तो सचिन पायलट जीत नहीं पाते। और सचिन पायलट को जो मैंने कहा था, वो सचिन पायलट बिल्कुल नहीं निकले। जो उनके पिताजी थे ना, वो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने मेरा बहुत काम किया। मैं जब भी जाता था दिल्ली, कोई भी काम बोलता था, लेकिन सचिन पायलट को मैंने बोला, एक बार मैं गया, उन्होंने मुझे कम से कम 1 घंटा बैठाल दिया। तो मैंने कहा अब मैं, देखिए अब वो तो तीर हाथ से निकल गया ना, मैंने बोला आज बैठा दिया, कोई बात नहीं, अब मेरा समय है, बैठना पड़ेगा अपना। तो मैं फिर कोई बात नहीं, दोबारा मैंने ऐसे कान को खड़े लगा लिए कि मेरे को सचिन पायलट के यहाँ किसी काम के लिए नहीं जाना है। और जो मेरी अजमेर की जनता आती थी ना काम कराने के लिए, आज भी मैं नागपुर से काम करता हूं अजमेर की जनता का, और अभी भी मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, आपका आने वाले, हाँ 2024 में
मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। जरूर जरूर, हमारे तो शुभेच्छा आपके साथ हमेशा रहेगी इस बारे में। आप अखंड राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी तो ये पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है? जी। कैसे कैसे काम चल रहा है? ये देखिए, ये पार्टी भी जो है हमारे अमर सिंह जी थे। हाँ। तो अमर सिंह जी थे, तो वो मुलायम सिंह ने उनको तो मतलब दखल कर दिया। दखल करने के बाद में दखल अंदाज, अब तो वो तो प्रॉब्लम में आ गए। तभी ये पार्टी का बनाना चल रहा था। जब पार्टी बनाएगी तो फिर उसके बाद में नाम इसका रखा गया। अमर सिंह जी तो वैसे दिमाग के बहुत तेज थे, तो उन्होंने अखंड राष्ट्रवादी पार्टी, अखंड राष्ट्रवादी मतलब भारत के टुकड़े नहीं होना चाहिए, हम लोग को खंडित नहीं होना है, अखंडित रहना है, बिल्कुल बिल्कुल अखंड राष्ट्रवादी पार्टी। तो ये नाम हम लोगों को मिला। फिर हम, अब तो अमर सिंह जी रहे नहीं, फिर हम चुनाव लड़े धीरे 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 धीरे। फिर अब जब ऐसी सरकार, तो फिर मेरा तो बीजेपी में अच्छा है ये सिस्टम, सब लोग मानते हैं, बातचीत भी करते हैं, और मेरा नेचर भी ऐसा है कि सबके साथ में मिलके चलता हूं। तो फिर धीरे 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 यूपी में फिर हमने, संजय निषाद जी हमारे हैं, संजय निषाद जी को, देखिए हम लोगों की क्षमता नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन जो भी हमारे आदमी थे वो हमने सारे निषाद पार्टी को समर्थन किया। अब निषाद पार्टी को जो हमने समर्थन किया तो निषाद पार्टी की सीट जीत के आई। तो जो 8, 10, 12 सीटें जीत के आई हैं वो हम लोग ने समर्थन किया, निषाद पार्टी के लोग, क्योंकि मैं यादव हूं तो काफी कुछ जो है अपने हिसाब से इस तरीके से माहौल बन गया कि हमारी सीटें जीत के आ गई। उसमें संजय निषाद जी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए और 2 लोग और बने। तो इस तरीके से हमारी पार्टी का मतलब सिलसिला आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, अभी यहाँ पे धीरे 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 धीरे, ये कोई एक दिन का तो खेल है नहीं, तो लॉन्ग टर्म। हाँ। और लेकिन हम रहना हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उनके सिद्धांत, उनके आजकल जो सिस्टम है वो बिल्कुल, अब लोग तो कुछ भी बोले, आज हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। आज अब लोग अब बोलते ना था, हिंदुस्तान बोलता था कि मोदी में, ऐसे लोग बोलते थे ना, अभी वर्ल्ड बोलता है मोदी में। वर्ल्ड बोलता है ना, विकास दिख रहा है अभी तो। आज हमारी वर्ल्ड में राजनीति कितनी अच्छी है कि आज हम बेबाक बोल सकते हैं। और मैं बता रहा हूं आपको कि मतलब ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है, ये रफ्तार बिल्कुल नहीं रुकेगी। मैं आपको बता रहा हूं जिस स्पीड से, जिस हिसाब से, जैसे जैसे गडकरी साहब रोड बना रहे हैं ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, गडकरी साहब को उत्तर प्रदेश के अंदर में लोग बहुत चाहते हैं। अच्छा। अरे बहुत चाहते हैं, मतलब आप रोड बन गई है वहां पे। उनको दिख रहा है कि ये काम अलग है कुछ। आप यहां से जाता था मैं बाई रोड, नागपुर से लखनऊ कानपुर, क्या रोड थी। अब आज आप जाइए एकदम प्लेन। अरे अब एक तो समय भी कम, समय बचता, रोड इतना अच्छा बना हुआ है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं। झांसी होकर के हम लोग निकलते थे, नहीं तो इधर से निकलो उधर से निकलो, सतना जाओ, रीवा जाओ, कटनी जाओ, ऐसे करके मतलब। और कितना रोड अभी आप देखिए टापो टाप, मतलब आप पेट का पानी नहीं लेगा, कहीं आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो बताइए ये सब चीजें जब हो रही, अब वो एक अलग बात है कि पॉलिटिकल आदमी है, उसको कुछ ना कुछ शगुफा चाहिए छोड़ने के लिए। अब तुम नहीं कर पाए, वो नहीं हुआ। मुलायम सिंह, अब मुलायम सिंह जो करते थे, तो मुलायम सिंह ने क्या किया, मुलायम सिंह ने, आप तो देख ही रहे हो, मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में कितने बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बनने के बाद क्या हुआ, मुलायम सिंह को कोई यादव नजर नहीं आया, उनके परिवार के लोग इतने नजर आए। अब बोलिए ना, अब मैं गलत बोल रहा हूं तो फैक्ट है, उनको कोई और यादव नजर नहीं आया, या मुसलमान नजर आए। जब भी मुलायम सिंह की सरकार बनती थी तब वो मुसलमान फायदा उठाते थे और दूसरी कास्ट के लोग फायदा उठाते थे, यादव को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन नाम यादव का होता था। तो ये जो शिकार बन गए ना, यादव हमारे बहुत शिकार बन गए। अब वो जज्बात की राजनीति नहीं रह गई है। अब आप ये देखिए, अब मोदी जी ने सबको राजनीति करना सिखा दिया है, सबको सिखा दिया है। काम करके दिखाओ फिर। यस, काम करके दिखाइए आप। तो ये जो आपका अभी ड्रीम प्रोजेक्ट है आईना टॉक्स,
तो इसके बारे में अभी आपके आने वाले फ्यूचर में प्लान क्या है? मेरा सबसे पहले प्लान है मेरे विदर्भ में। सबसे पहला मेरा जो प्लान है कि विदर्भ में हमको गांव गांव तक पहुंचना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अच्छा है, जानवरों के लिए बहुत अच्छा है। तो गांव गांव में हमको पहुंचना है और उसके बाद में मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, तो विदर्भ में ही फैक्ट्री लगाऊंगा और यहां से फिर मैं एक्सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है ना, नेचुरल मिनरल है, तो ये वहां से आ जाएंगे, रॉ मटेरियल आ जाएगा, मिक्सिंग करना होता है तो सब प्लांट लगेगा, लोग मिलेंगे, रोजगार आएगा लोगों को। और फिर ये हो गया विदर्भ। इसी तरीके से महाराष्ट्र पूरा कवर हो गया। इसी तरीके से मैं तेलंगाना में बढ़ूंगा, तो तेलंगाना में एक मिक्सर प्लांट लगाऊंगा, मतलब एक फैक्ट्री वहां लगाऊंगा, क्योंकि वहां जो बेनिफिट्स हैं वो उसको गेन करेंगे। हर स्टेट के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे, लेकिन जो आसपास है वो हम नागपुर में लगा करके और यहाँ से सब माल भेजेंगे। नहीं, आपका व्यक्तिमत्व तो बहुत ही प्रभावशाली है और आपका जो अभ्यास है उस अभ्यास से हमें ये लगता है कि जरूर एक 2 या 3 साल में शायद हमें ये पूरा आपका ड्रीम पूरा होते हुए नजर आएगा। हाँ, इसमें मेरू जी मेरा अभ्यास कैसा है कि एक्चुअली मेरे साथ मतलब वो प्रॉब्लम बोलो या वो अच्छा ही बोलो, भाई देखिए आप प्रोफेसर हो, आप पढ़े हैं, ठीक है, मैं अनपढ़ हूं, तो मेरी क्या आदत है, मैं ऐसे पकड़ के देखता हूं ऐसे पकड़ के देखता हूं, उसको आभास करता हूं कि मजबूत है कि नहीं है। वो मेरे को बेनिफिट मिलता है या पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम। आपको जरूर हाँ, तो वो मैं उसको जब पकड़ के देख लेता हूं ना, एक तो थ्योरेटिकल हो गया, पढ़ लिया, बोल दिया, सारी बातें हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, वो प्रोजेक्ट पे आ गया। लेकिन मैं स्पेन गया था अभी। अच्छा, आप खुद? हाँ, मैं फैक्ट्री गया, फैक्ट्री देखा, स्पेन गया, वहां 10 दिन रह करके आया। अभी सर्दी के टाइम में मैं गया था, मेरा मोबाइल भी वहां एक छूट गया है। तो वहां जाके सब मैंने देखा ना, सब मैंने समझा, सारे सर्टिफिकेट्स देखे, कहां कहां से माल जा रहा है, लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए कितना इफेक्टिव है ये, कि मतलब अब वो मैंने जब देखा ना, तब मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना 10 गुना बढ़ गया। तो यही एक मेरे में है, मेरा प्रयास जो है ना कि मैं देख करके काम करता हूं, क्योंकि पढ़ाई पे नहीं। मिस्टर अतुल अग्रवाल है, अतुल अग्रवाल वो पूरा लेखा पढ़ी का काम करते हैं, लेकिन एक बार मेरे को जरूर बताते हैं, और मैं तो इतना समझता है कि जब वो ड्राफ्टिंग करते हैं तो मैं वहीं रुक जाता हूं जहां समस्या होती है तो उन्होंने तो कर दिया, लेकिन मैं सबके लिए सोचता हूं, हम सबका फायदा होना चाहिए ना उसमें। और हमारे शंखनाद के माध्यम से आज बहुत सारे लोगों तक ये बात भी पहुंच जाएंगी कि आपका ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, और 1-2 साल में हमें पता भी चल जाएगा कि सही में आज जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं वो सारे सपने सच होते हुए नजर आएंगे। देखिए, मैं तो शंखनाद का बहुत आभारी हूं, और इस प्रोजेक्ट मेरा सौभाग्य है। ठीक है, वो एक अलग बात है, ये अभी 2 साल का ही चैनल है, ठीक है ना, हर चीज को समय लगता है, लेकिन हो सकता है कि मैं जो समझ पा रहा हूं ये बहुत बड़ी बात है। शंखनाद नाम है, नाम नहीं है। हाँ, तो ये जो मैंने फूंक मारी है ये बहुत जबरदस्त मेरी फूंक है। जरूर। और ये शंकर जी मतलब बता नहीं इसका, है ना। तो अब उन्होंने जो उनकी कृपा है, तो जिस तरीके से शंख बजता है इसी तरीके से आज हमने विगुल फूंक दिया है शंखनाद में। और ये मतलब अगर आगे जाता है प्रोजेक्ट हमारा, तो इसमें शंखनाद की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जरूर। क्योंकि यस, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभेच्छा, और आप यहाँ पे आए, बहुत सारी जानकारी राज के विषय में भी दी और आपके प्रोडक्ट के बारे में भी दी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजचा हा विशेष भाग हा खऱ्या अर्थाने विशेष आहे, कारण आपण आज राजकीय, सामाजिक, व्यवसाय अशा सगळ्याच बाबींवर मनोजजींशी चर्चा केलेली आहे। त्यांच्या कार्याला शंखनादकडून खूप खूप शुभेच्छा, आणि अशाच पर्सनॅलिटी घेऊन आम्ही परत तुमच्या समोर येत राहू। बघत रहा शंखनाद, आवाज सत्याचा। धन्यवाद।